नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ 5 गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो इससे पहले कि हम पाठ शुरू करें, जान लेते हैं एक बार लेखक शेखर जोशी जी का संक्षिप्त परिचय। शेखर जोशी जी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र संग्रह है। इनको जो सम्मान मिल चुका है वह है पहल सम्मान इन्हें मिल चुका है। तो उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते एवं प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है, और ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का अत्यधिक योगदान रहा है। तो आइए एक बार जान लेते हैं पाठ गलता लोहा की रूपरेखा। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करें पाठ गलता लोहा। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिताई की और अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होते थे। तो उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ, चंद्रदत्त व्यक्ति हैं कोई, उनके यहाँ रुद्री पाठ यानी कि शंकर जी की आराधना करने जाना था, परंतु अपने शरीर की कमजोरी के चलते वह स्वयं को यह पाठ करने में असमर्थ पाते हैं। तो मोहन उनका इशारा समझ जाता है कि वे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पिता के अनुष्ठान का व्यवसाय कर पाने में उसे कुशलता हासिल नहीं है, उसे उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी घास उगाई थी, तो वह उन्हें काटने के लिए चल देता है। तभी उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ जाती है और वह धनराम लोहार की दुकान पर हंसुए यानी कि दराती, जिससे घास काटी जाती है, उसमें धार लगवाने पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें धार कम है। तो अपने दोस्त लोहार, धनराम लोहार, जिसके आफर से आती धप धप की आवाज़ों को वह दूर से ही पहचान लिया करता था। तो आफर का मतलब होता है जहाँ पर लोहार जो है अपना काम करता है, तो लोहार का कार्यस्थल एक तरह से। तो धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी यानी कि जिसे फूंक मारते हैं, तो धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा हुआ उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। तो धनराम मोहन का सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन द्वारा धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछने पर वह उसे बताता है कि वे पिछले साल ही गुजर गए। धनराम बोला, माँ साहब वे क्या आदमी थे लला। दोनों हंस हंसकर उनकी बातें करने लगते हैं। उनका कड़क आवाज में विद्यालय में खेलते हुए बच्चों से प्रार्थना करने व मोहन के विषय में पूछना। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था, वह मास्टर जी का चहेता था और पूरे स्कूल का मॉनिटर था। वही प्रतिदिन विद्यालय में हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए गाकर प्रार्थना करवाता था। अन्य बच्चों द्वारा मास्टर जी के प्रश्नों के जवाब न देने पर
वह उनके प्रश्नों के जवाब देता, इसलिए मास्टर साहब ने उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार दे रखा था। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम इसके बावजूद मोहन के प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बचपन में ही बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। मास्टर त्रिलोक सिंह सदैव यह कहा करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे यानी कि तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाया था। मास्टर जी कभी कभी ही उस पर विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, लेकिन पहाड़ा याद न होने के कारण मास्टर जी ने उसको पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान डंडी टूट गई। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया, जिस कारण मास्टर जी ने उस पर व्यंग्य करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैंत चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम कौन? गंगाराम धनराम के पिताजी। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, जिसके पश्चात धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, जिससे वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगते हैं। पैतृक पुरोहिताई के धंधे में उन्हें निराशा ही मिली थी, क्योंकि इस काम से वे अपने परिवार का पेट तक न भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश की गरीबी मिटा दे, यही उनकी मनोकामना थी। मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था, जिसे पार करने में 2 मील की चढ़ाई के अतिरिक्त बरसात के मौसम में नदी के जल स्तर की वृद्धि भी एक बड़ी समस्या थी। वंशीधर रोजाना शाम को थके हुए मोहन को प्रोत्साहित करने के लिए पुराणों में निहित विद्या व्यसनी मतलब विद्या प्राप्त करने की ललक रखने वाले बालकों की कथा सुनाते। वर्षा ऋतु में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर अपने एक यजमान कौन, जिनके यहाँ वे कथा करने जाते थे या जो उनसे कथा कराते थे, उनके घर में मोहन के रहने का प्रबंध कर देते हैं। उस घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी का जलस्तर घटने पर गांव लौट आता था। एक दिन नदी में पानी कम था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। तभी पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। किसी तरह वह घर पहुंचा। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और वे मोहन के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था, तो वंशीधर बातों बातों में रमेश से मोहन के पढ़ाई के विषय में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। रमेश उनसे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहता है, तो वंशीधर को ऐसा लगता है कि उन्हें रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। मोहन जब लखनऊ पहुंचा तो वहां उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के अतिरिक्त वह आस पड़ोस की महिलाओं के लिए भी कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन जाता है। रमेश बड़ा बाबू था, वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक कुछ हैसियत नहीं देता था। मोहन रमेश की मानसिकता को भली भांति समझता भी था और आखिरकार काफी टालमटोल करने के बाद रमेश ने उसका दाखिला एक साधारण से स्कूल में करवा दिया था। शहर में काम के बोझ व नए वातावरण से तालमेल स्थापित न करने के कारण मोहन स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर आ पाता था जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता, अन्यथा उसे अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखित नहीं करना चाहता था।
8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। वह उसे बेरोजगारी का तर्क देकर तकनीकी स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कारखानों के चक्कर लगाने लगा। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी, परंतु वास्तविकता का पता चलने पर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। जब धनराम मोहन के बारे में उनसे पूछता तो वह उससे झूठ बोलते कि मोहन सेक्रेटरीट में नियुक्त हो गया है। यह सुनकर धनराम उनसे कहता कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। तो धनराम व मोहन बचपन के विभिन्न प्रसंगों पर, किस्सों पर बातें करते हैं। धनराम हंसुए पर धार लगाने के पश्चात कहता है कि यदि पंडित जी किसी के हाथों हंसुए को भिजवा देते तो वह तभी ठीक करके दे देता। मोहन बिना कुछ कहे वहीं बैठा रहता है। गांव में आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में नहीं बैठते थे। यदि कोई आवश्यक काम आ भी जाता तो ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले आते और खड़े खड़े ही अपना काम पूरा करवा के ले जाते। ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले के लोगों द्वारा बैठने के लिए कहना भी अपराध माना जाता था। तो धनराम मोहन के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित तो था ही, किंतु बिना कुछ कहे वह अपने कार्य में लगा रहता है। वो इसलिए आश्चर्यचकित था क्योंकि मोहन जो है वो ब्राह्मण जाति का था और धनराम लोहार जाति का था। तो और दोनों के बीच में एक जातिगत भेद था और लोग जो है शिल्पकार टोले में आते भी नहीं थे। खासकर ब्राह्मण जाति के लोग, ब्राह्मण लोग जो हैं वो शिल्पकार टोले में आते भी नहीं थे और उनको बैठने के लिए बोल देना तो अपराध माना जाता था कि अगर किसी ने शिल्पकार टोले के लोगों द्वारा उनको बैठने के लिए कह दिया था तो वह एक अपराध मान लिया जाता था। तो धनराम इस बात से हैरान होता है कि मोहन बिना किसी संकोच के वहां बैठ जाता है। धनराम अपनी दुकान पर लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु छड़ निहाई पर ठीक प्रकार से न फंसने के कारण ढंग से मुड़ नहीं पा रही थी। तो निहाई शब्द जो आया है, निहाई का अर्थ होता है कि लोहे का कोई ऐसा टुकड़ा, ठोस टुकड़ा जिस पर लोहार लोहे को रखकर पीटता है, तो उससे कहते हैं निहाई। तो धनराम अपनी दुकान पर लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बनाने की कोशिश कर रहा था, किंतु छड़ निहाई पर ठीक प्रकार से न फंसने के कारण ढंग से मुड़ नहीं पा रही थी। मोहन कुछ देर तो उसे देखता रहा, पर फिर वह स्वयं दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर करके धनराम के हाथों से हथौड़ा ले लेता है और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डालता है। मोहन के काम व स्फूर्ति को देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच व धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता रहता है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो यहाँ पर हमने देखा कि धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाने की कोशिश करता है और उसे गोल बनाना चाहता है, लेकिन वह सफल नहीं हो रहा था। तो तकनीकी स्कूल की शिक्षा के कारण मोहन ने झट से छड़ को गोल बना दिया और मोहन ने इतनी शीघ्रता से ये काम किया कि धनराम को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वह हैरान होकर देखता रह गया कि कैसे एक ब्राह्मण लड़के ने बिना किसी गलती के छड़ को गोल बना दिया। और उस समय मोहन की आंखों में एक सर्जक यानी कि एक क्रिएटर की चमक थी, एक सर्जक की चमक थी। तो प्यारे बच्चों, यह था पाठ गलता लोहा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।